जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइनर एक्ट में कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं आरपीएफ रूल 70-72 प्रमोशन के लिए। बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे क्यूरीज, बहुत सारे कमेंट्स के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और माइनर एक्ट पे ही अब फोकस है कि माइनर एक्ट का जो पार्ट छूट चुका है यूट्यूब पर वो मेरे द्वारा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस यही चर्चा करेंगे कि माइनर एक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं। सिर्फ माइनर एक्ट के नाम बताऊंगा, आगे इससे संबंधित वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो माइनर एक्ट का ये सीरीज है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है जो सीबीटी में, तो आप सीबीटी में भी इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ रीजनिंग के कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं तो उस कोर्स को भी ले लीजिए जो अंजलि मैम के द्वारा कवर किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर माइनर एक्ट में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि क्या कुछ पढ़ना है माइनर एक्ट में 70-72 रूल या आरपीएफ प्रमोशन के लिए। तो सारे लोगों के बीच में यह एक भ्रांति और एक तरह से टफनेस बन के रहा है। आज हम उन चीज़ों पर उजागर करेंगे कि आप किन किन चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो जो माइनर एक्ट का सबसे पहला एक्ट जो लिखा हुआ है सिलेबस में आपके, उस सिलेबस में ह्यूमन राइट्स एक्ट, आपको ह्यूमन राइट एक्ट के बारे में पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरा जो एक्ट है वो है जेजे एक्ट, जो है जुवेनाइल से संबंधित एक्ट, क्योंकि आरपीएफ की अभी प्राइम ड्यूटी है कि स्टेशन पर अगर कोई भी अनअटेंडेड चाइल्ड है तो उसको अनअटेंडेड चाइल्ड है उसको अटेंड करना, उसको रेस्क्यू करना, उसका फर्दर डिस्पोजल करना। तो जे एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट जिसमें कि 2019 में रेल सुरक्षा बल को एक नई शक्ति दी गई है सीजर करने का और सर्च करने का। तो इन सब चीज़ों को मिलने के बाद ये एनडीपीएस एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और एनडीपीएस एक्ट को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आरटीआई एक्ट जो एक जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आपको जानना आवश्यक है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको किन किन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, किस समय पर कितने समय में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आरटीआई एक्ट बताता है और आरटीआई एक्ट में क्या करना होता है। अगर आरटीआई आपको समय पर नहीं मिलता है तो किस प्रकार के पनिशमेंट्स हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है आरटीआई एक्ट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों जो एक्ट दिख रहे हैं आपको, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। इसमें से सवाल आपके एग्जाम में एकदम रहेंगे, मतलब 100% इसमें से सवाल आपको एक रहे, दो रहे या उससे ज़्यादा रहे। पांचवा एक्ट है पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित एक्ट बना। आईपीसी के सेक्शन 161 को और 164 या 65 तक वन को कंपाइल करके एक अलग एक्ट बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है पीसी एक्ट, इससे भी आपको सवाल आ सकते हैं। आगे आर्म्स एक्ट के बारे में जानना है क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल, जो रेल सुरक्षा बल है, स्टेशन में ड्यूटी, प्लेटफॉर्म में ड्यूटी, रेल के स्कॉटिंग ड्यूटी, इन सबों पर अगर आपको किसी प्रकार से किसी के पास आर्म्स मिलता है जो अवैध है, इलीगल है, तो उस पर क्या एक्शंस करने हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है। आगे है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, अगर कोई झंडे का अपमान करता है तो उसको किस प्रकार से सजा होती है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग इस एक्ट में पढ़ते हैं और ये भी एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद SC ST का जो एट्रॉसिटी एक्ट है 1989 में बना, उसके बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि बल के सदस्य जो इससे बिलोंग करते हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है और जो लोग इससे बिलोंग नहीं करते हैं उनको ये पता चल सकता है कि किस प्रकार की कार्य आपके अपराध की श्रेणी में आते हों और उसे आपको नहीं करना है। तो SC ST एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद कोटपा एक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे एक सवाल श्योर आपके रहेंगे। तो देखिए जो ये 100% वाले में मैं बोल दे रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्ट आप नोट कर ले, जेजे एक्ट नोट कर ले, एनडीपीएस एक्ट, आरटीआई एक्ट और कोटपा एक्ट। यहाँ से ये जो पांचों एक्ट मैंने बोला ये 100% है, इससे सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। कोटपा आपको टोबैको एक्ट है, टोबैको का प्रोडक्शन प्रिवेंशन कैसे होगा, कब उसका प्रचार नहीं कर सकता है, कौन कहाँ बेच सकता है, कहाँ नहीं बेच सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में कोटपा एक्ट में बताया गया है। आगे है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट को जानना जरूरी है क्योंकि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बहुत सारे होते हैं, वहां पर मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधानों को फॉलो करना होता है पार करने के लिए। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट को संबंधित ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को मैंड कर दे या फिर उसे खत्म कर दे, वहां पर फ्लाईओवर्स बना दिए जाए। तो
ये मोटर व्हीकल एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, ये जानना आवश्यक है क्योंकि प्रोसिक्यूशन के दौरान जब हम प्रिजनर्स को करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो किस प्रकार से प्रिजनर की शिनाख्त हो सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में। तो ये भी एक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, अब कोर्ट की अवमानना, जो न्यायालय की अवमानना अधिनियम है, उसको जानना आवश्यक है क्योंकि न्यायालय में हमसे पाला हमारा पड़ते रहता है, क्योंकि न्यायालय हम जाते हैं, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के ट्रायल चलता है, ये सारी चीज़ें चलते रहती है, इस कारण से इसको जानना आपको आवश्यक हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922, जो पुलिस दो उद्दीपन अधिनियम है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएफ एक्ट की जो धारा 18 है, जब आप पढ़ते हैं, सॉरी, आरपीएफ एक्ट की धारा 15 में जो है इन चीज़ों के बारे में जिक्र, 15 में नहीं, आरपीएफ एक्ट की धारा 17 में इसके बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों, और 18 में जो है कौन से आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के बारे में आपको 1966 पढ़ना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरपीएफ रूल जब हम पढ़ते हैं उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आपके ऊपर जो है ये चीज़ें लागू होती हैं। रूल 147 में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये भी कंपलसरी है, मतलब 6 एक्ट आपको मैंने कंपलसरी कर दिए। जो कोटपा के बाद छठा जो है जिससे सवाल आपके आने हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कुल 15 एक्ट जो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखने के बाद और इन सब चीज़ों के बाद, आपके आरपीएफ के डिमांड के बाद इन चीज़ों को निकाला है। आप इस एक्ट को जरूर कर लीजिएगा माइनर एक्ट में, जो आपके सवाल में हमेशा घूमता है दिमाग में कि सर कौन सी सवाल पढ़े, कौन से माइनर एक्ट पढ़े, माइनर एक्ट में क्या क्या पढ़े, डॉरी एक्ट, फलना ढिकना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। तो डॉरी एक्ट एक यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 16वें नंबर पर डॉरी एक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। और डॉरी एक्ट के बाद क्या हो जाएगा, और भी जो चीज़ें हैं, ये 16 एक्ट तो आपको करने ही करने। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप 90% जो है आरपीएफ रूल 70-72 में जो माइनर एक्ट्स के पार्ट है उसको आप कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। माइनर एक्ट के पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। आप डैम श्योर होंगे कि इन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अब आपके इस आगे के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहे। अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो मॉक टेस्ट में इनरोल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। चलिए, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।